नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको नववर्ष 2021 के आगमन पर बहुत बहुत बधाई। आज मैं अपने मन की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा उन विचारों की जो आपके मन और मस्तिष्क में काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार खुले मंच से आम बैंक कर्मचारियों की भूरी भूरी प्रशंसा कई बार की है और माननीय वित्त मंत्री महोदया जी ने भी 29 अक्टूबर को रिटायर्ड बैंकर्स के हित में एक बयान बिजनेस फ्रंट लाइन अखबार में दिया और केवल 11 दिनों के बाद ही 10 नवंबर को आईबीए के चेयरमैन और एसबीआई के चेयरमैन को पुराने बैंक रिटायरीज के पेंशन सुधार जल्द से जल्द लागू करने के लिए दिशा निर्देश दिए एवं बैंक मैनेजमेंट्स को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब समय आ गया है जब वे देश के रिटायर्ड बैंकर्स को साथ लेकर चलें। उन्हें आर्मी की तरह से ओआरओपी दिया जाना चाहिए। यह सुनकर उम्र के आखिरी पड़ाव में जी रहे अति वरिष्ठ रिटायर्ड बैंकर्स के चेहरे पर एक चमक लौट आई। घोषणा तो हो गई, लगने लगा शायद वित्त मंत्रालय या भारत सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगी और उनकी 25 साल पुरानी एक मांग पूरी हो जाएगी। परिणाम क्या हुआ? वित्त मंत्री जी ने यह नेक काम आईबीए को करने के लिए दे दिया। उनको शायद यह मालूम नहीं कि आईबीए किसी मामले को लटकाने में माहिर है। वह आईबीए जिसने शायद 25 साल से अपने ही एम्प्लॉइज का कभी भी भला नहीं किया, जो यह स्पष्ट रूप से कह चुकी है आईबीए का रिटायरीज के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट ही नहीं है। वित्त मंत्री जी के हस्तक्षेप करने पर आईबीए के रवैये में इतना बदलाव अवश्य आया कि अब वह इतना जरूर कहने लगे कि एक्चुअरीज की अपॉइंटमेंट कर दी गई है। दोस्तों, आज इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का युग है। यह डाटा तो उनके कंप्यूटर में पहले से ही मौजूद है। बैंकिंग उद्योग में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, कितने अधिकारी, कितने अधीनस्थ कर्मचारी और कितने लोग रिटायर हो चुके हैं, यह सब डाटा उनके कंप्यूटर में मौजूद है। अगर नहीं है तो फिर भी किसी भी प्रकार का डाटा बैंकों से केवल 2 दिन में ही मांग कर तैयार किया जा सकता है। तो फिर यह विलंब क्यों? सरकार ने 1995 में स्पष्ट रूप से बैंक रिटायरीज के लिए पेंशन अपडेशन की बात लिखी थी, जिसे उस समय के बैंक नेताओं ने विल बी का शैल बी कर दिया और फिर शैल बी को भी बहुत चतुराई से हटा दिया और जिसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़े। जब कुछ एसोसिएशंस माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंशनर्स के पक्ष में फैसले दे दिए, तो भी बैंकों की मैनेजमेंट्स ने उन फैसलों को लागू ही नहीं किया। देश का कानून कितना महंगा है और इसमें समय भी तो लगता है। परिणाम, आज भी पेंशन अपडेशन के अनेक मामले देश की अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं और बैंक रिटायरीज को आज भी न्याय नहीं मिला। मुकदमा दायर करने वाले अनेक लोग फैसले की इंतजार में दुनिया से ही चले गए। दोस्तों, चलो अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फैमिली पेंशन में सुधार की। हमारे प्रिय नेतागण 11वें वेतन समझौते में फैमिली पेंशन 15 से 30% करने की बात कर रहे थे। जब 11 नवंबर को वेतन समझौते का आखिरी परिणाम आया तो ज्वाइंट नोट में मामला नदारद मिला। हमारे प्रिय नेताओं
एवं आईबीए को कितना अच्छा बहाना मिला फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल का इंतजार है। अरे भाई, कितना इंतजार। भला हो वी बैंकर्स और AIBRF एवं अनेक छोटे संगठनों के प्रयासों का, जिनकी संख्या भी कम है, जिनका जन्म भी केवल 2-3 साल पहले हुआ है, लेकिन सबने आईबीए के नाकों में चने चबवा दिए। वी बैंकर्स ने यह मामला राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल तक पहुंचा दिया, जिसका फैसला जल्दी ही होने की संभावना है। AIBRF ने भी अपने ऐतिहासिक कामों से सभी को जागरूक करने का काम किया। इसी तरह रिटायरीज की अनेक एसोसिएशंस और संगठनों एवं एक्टिव व्यक्तियों के प्रयासों को भी नकारा नहीं जा सकता। सभी अपने अपने स्तर पर अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी लेखनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ लोग कविता और गानों को YouTube के माध्यम से, और कुछ लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, साइन द पेटिशन इत्यादि का सहारा ले रहे हैं। हमारे देश का प्रिंट मीडिया रिटायर्ड बैंक कर्मियों के बारे में कोई भी खबर नहीं छापता, और हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास तो ऐसे मुद्दों के लिए बिल्कुल ही समय नहीं है। वह कभी सुशांत रिया की मौत के रहस्य, कभी तबलीगी जमात, कभी बिहार, राजस्थान, कभी बंगाल चुनावों पर खबरें दिखलाते हैं, क्योंकि इन खबरों से इन चैनल्स की TRP बढ़ती है और हमारे मुद्दों से उनको कोई भी कमाई नहीं होने वाली। अभी 2015 की बात है, भारत सरकार ने आईबीए को निर्देश दिया कि वह हेल्थ इंश्योरेंस की ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें वर्किंग और पेंशनर्स दोनों को कवर किया जाए। लेकिन क्या हुआ, रिटायरीज को इसका प्रीमियम अपने जेब से भरने के आदेश हुए। उनका प्रीमियम 2020 में 39,000 रुपए और डोमिशिलरी का 90,000 रुपए के आसपास तय हुआ। ये लोग कैसे इतना बड़ा प्रीमियम दे सकते हैं, जबकि ये पेंशन कम है, जिसमें अधिकतम 18% की दरें भी GST की शामिल हैं। जब मामला AIBRF ने माननीय हाई कोर्ट दिल्ली में लगाया, तो बीच में कोरोना आ गया और वहां से भी मिल रही है डेट पर डेट और डेट पर डेट। काश बैंक रिटायरीज को भारत सरकार की आयुष्मान योजना में ही शामिल कर लिया जाता। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि सप्लीमेंट्री इश्यूज पर 2 दिन पहले अधिकारी एसोसिएशन के नुमाइंदों की आईबीए के साथ फाइनल मीटिंग हुई। जब इसके परिणाम देखे तो दुख हुआ। UFBU आईबीए द्वारा लिखित ज्वाइंट नोट को ध्यान से पढ़ने का मौका मिला, जिसमें ज्वाइंट नोट में आईबीए की तरफ से बहुत कम शब्दों में एक्चुअरीज अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा गया है, जिसमें ना तो कोई समय की सीमा है और ना वित्त मंत्री के बयान का कोई जिक्र किया गया है। कितने कम शब्दों में एक बात को घुमा फिरा दिया गया, जिसे आईबीए के किसी बड़े एग्जीक्यूटिव द्वारा ऑथेंटिकेट भी नहीं किया गया है। मैं अपने मित्रों को याद दिलवाना चाहता हूं कि 2015 के ज्वाइंट नोट में तो रिटायरीज के नाम बहुत कुछ लिखा गया था। यह बात अलग है कि लागू कुछ नहीं हुआ। क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि 11वें वेतन समझौते में रिटायरीज को क्या मिला? क्या 1616, 1684 डीए पर कोई निष्कर्ष निकला? रिटायरीज और पेंशनर के फ्री मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में क्या हुआ? पेंशनर्स के हेल्थ बीमे प्रीमियम से 18% GST की तलवार हटाने पर क्या कोई निर्णय हुआ? माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट केरला के
निर्णय के बाद भी विशेष अलाउंस के मुद्दे पर क्या कोई चर्चा हुई? यदि हम बैंक की मैनेजमेंट को कोई पत्र लिखते हैं तो उसका भी कोई जवाब नहीं आता, जबकि यह मामला 2015 में हमारे सामने आया था। 5 वर्ष में तो यह सब कुछ लागू हो जाना चाहिए था। मुझे दुख है कि अधिक संख्यों का दम भरने वाली एसोसिएशंस ने अब तक अपने होंठ सी रखे हैं। अरे भाई, कुछ तो बोलो। इस बीच यूएफबीयू के कन्वीनर श्री एस.के. बंदलिश जी का मोबाइल पर रिकॉर्ड किया हुआ एक ऑडियो सुना, जिसमें शायद वे किसी से बात कर रहे हैं। ये माने कि जब आपने पिछला डेट ऑफ चार्टर, डिमांड ऑफ चार्टर पेश किया था, तब से लेकर 3 साल की चर्चा में आईबीए ने इस मुद्दे को छुआ ही नहीं था। नहीं तो अगर वो चाहती तो 3 साल के पीरियड में सारी एक्चुअरी और सारी चीजों को काउंट करके पेंशन अपडेशन की जानकारी निकाल के इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती थी। पर पिछले 40 महीने में कुछ चर्चा हुआ है इस मुद्दे पे। देखिए, आप लोग अपना मीनिंग खुद निकाल देते हैं जी। हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हमने ये कहा है, पहली प्रायोरिटी होती है वेज रिवीजन, नंबर 1 जी। सेकंड प्रायोरिटी हमारी थी फैमिली पेंशन जी। वो कैलकुलेट करके बैंक ने रिकमेंड आईबीए ने कर दिया जी। अब अगर उसके साथ में दोनों को देखा जाए तो करीबन 35,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट थी, 15,000 वेज रिवीजन की और 20,000 फैमिली पेंशन की। अब उसके साथ में अगर और फैमिली पेंशन की कास्ट 20,000 करोड़ आ रही है। हाँ, 20,000 करोड़ यस, फैमिली पेंशन। हाँ नहीं सर, मैं तो नहीं मानता इस चीज को। आप ना मानिए, जो गवर्नमेंट को जब अभी अपन ने पेंशन अपडेशन की कास्ट की 9,400 करोड़ रुपए मानी जा रही है, तो फैमिली पेंशन की 20,000 करोड़ कैसे आएगी? और ये जो आईबीए ने और एआईबीए ने 94,000 करोड़ का फिगर दिया था। देखिए, जो आईबीए ने हमें बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, आईबीए ने बताया, पर सर अपन लॉजिकली अपन आईबीए से लॉजिकली अपन आईबीए से डिमांड तो मतलब डिस्कशंस तो तत्व पे होगा ना, लॉजिक पे ही होगा ना सर। बॉस, जो चीज के ऊपर भी अगर 20,000 करोड़ है या 1 लाख करोड़ है, जब वो एग्रीएबल है उसके लिए हमें क्या लेना? नहीं, हमें इसलिए लेना देना है कि वो 94,000 करोड़ की डिमांड को अगर जस्टिफाई कर देंगे, 94,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट को जस्टिफाई कर लेंगे, तो ये कह देंगे कि 94,000 करोड़ अभी हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हम इसको कर ही नहीं सकते। सर, ये आप मीनिंग निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जस्टिफाई कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि प्रिंसिपली दे हैव एग्रीड टू रिकमेंड टू द गवर्नमेंट, जिसमें 2,20,000 की सदस्यता का दम भरने वाली एआईबीआरएफ के जनरल सेक्रेटरी साहब के तर्कों को सुना, जो मेरी समझ से बाहर हैं। जब हमारे नेता ही ऐसे बयान देंगे तो आईबीए या सरकार को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। माननीय नेताजी, मैं आपको यह याद करवाना चाहता हूं कि यह पैसे तो कर्मचारियों के उस फंड में से जाने वाले हैं जो उन्होंने प्रोविडेंट फंड का बलिदान देकर बैंकों को दिया, जिस फंड से ही पेंशन का भुगतान किया जाता है। बैंकों ने इस फंड को अपने लाभ हानि में लेना शुरू कर दिया, अपने हिसाब से उसका निवेश करना शुरू कर दिया। यदि हम कोई जानकारी आरटीआई से मांगते हैं तो उसका भी जवाब नहीं दिया जाता है। सुना है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महोदय के निर्देशों के अनुसार अब आईबीए एक्चुअलीज की बात कर रही है। क्या आज के नवीनतम इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के युग में इन कामों में समय लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि आईबीए ने अपना काम कर दिया है और फाइल फाइनेंस मिनिस्टर के कार्यालय में इंतजार कर रही है कब उसके ऊपर हस्ताक्षर होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि बैंक रिटायरीज की फाइल को किसी कछुए की पीठ पर रख दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी, आपकी घोषणा के बाद दिवाली गई, 17 दिसंबर का पेंशन दिवस गया, पुराना वर्ष 2020 चला गया और नए वर्ष 2021 का भी आगमन हो चुका है। इंतजार किस मुहूर्त का है? मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इनसे पूछें कि
इन्होंने आपके आदेशों को भी ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया? मेरे व्यक्तिगत विचारों के अनुसार यदि पेंशन अपडेशन और फैमिली पेंशन पर कोई फैसला बजट सेशन में नहीं आता है तो सभी एसोसिएशंस को इकट्ठा होना होगा और हमें भी देश के किसानों की तरह से एक शांति प्रिय और ऐतिहासिक लंबी लड़ाई के लिए दिल्ली कूच करना पड़ेगा। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। बस आज इतना ही। प्रणाम। जय हिंद। शब्बा खैर।